देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार की अस्थिर नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साधा और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार से लेकर संगठन के लोग बैठक कर रहे हैं। मोदी और नड्डा के बीच में भी हुई है मुलाकात। बताएंगे कौन से मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी के सबका साथ सबके विकास की पोल बीजेपी के अपने ही बड़े नेता ने खोल दी है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के चुनाव से पहले पार्टी तोड़कर सरकार बनाने वाले लोगों की पार्टी में ही फूट पड़ गई है। दोस्तों बताएंगे बैक टू बैक 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ में हरियाणा के चुनाव को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक ने अपना दर्द जाहिर करते हुए सरकार को लेकर निशाना साधा है। और चुनाव जीतने के लिए मोदी के द्वारा मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है दोस्तों बताएंगे। क्या हेट स्पीच माना है या नहीं, और बीजेपी के नए नए जीते एक सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बताएंगे दोस्तों किस तरीके की मांग की गई है, एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अंततोगत्वा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चल रही सारी तैयारी फेल होने वाली है और 10 की 10 सीटें इस बार फिर से बीजेपी हार सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन काफी मजबूत है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इसके तरह अगर आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की अस्थिर नीति और मित्रवादी पूंजीवाद के बोलबाले और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग के रेड के राज के कारण 10 वर्षों में निवेश लगातार कम होता जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत को नीतियों में छोटे मोटे फेरबदल की नहीं बल्कि उदारता भरे दृष्टिकोण की जरूरत है। जयराम रमेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 2014 के बाद से भारत में तेजी से वृद्धि न करने का मुख्य कारण सुस्त निवेश रहा है। लगातार इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। देश में मोदी सरकार की विफलता बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े नेताओं में से एक है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की पोल खोल दी है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद वो कह रहे हैं कि अब हम सबका साथ सबका विकास नहीं बोलेंगे, केवल जो हमारे साथ होगा उसका विकास ये नारा लगाएंगे। यानी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको वोट मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलने के बाद भड़कते हुए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी दोस्तों मुस्लिमों के वोट की कोई जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से वो ये कहने का कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं का विकास किया जाएगा जो उनका साथ देंगे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबके विकास की जगह जो हमारे साथ उसी का विकास नारा कर दिया है। हालांकि जब इस पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए गए तो वो बयान देते हुए कहने लगे कि उनका ऐसा कुछ कहना नहीं था, उनके बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभा को संबोधित करते हुए बातें कही थी और जोरदार तरीके से तालियां भी बज रही थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी का यह बयान ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार डुबाता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए बंगाल में एक काल बनकर ही साबित होंगे दोस्तों, क्योंकि जब से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने बंगाल में प्रमोट किया है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जो हमारे साथ उनका विकास। सबका साथ सबका विकास को लेकर बीजेपी और मोदी के दोगले चरित्र को एक्सपोज करने का टैगलाइन इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी निशाना साधा है दोस्तों, और दोनों वीडियो शेयर किए गए हैं। साथ साथ एनसीपी के नेता लगातार अजित पवार को ठेंगा दिखाकर चुनाव से पहले शरद पवार यानी असली पॉलिटिकल पार्टी की ओर मूव कर रहे हैं। यानी एनसीपी पार्टी के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूत करने वाले अजित पवार को समझ में आने लगा है कि उनको अब कोई नेता पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि पहले शरद पवार की पार्टी छोड़कर आए लोगों को लग रहा था कि अजित पवार एक नेता बनकर उभरेंगे और उनके नेतृत्व में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेंगे। लेकिन जनता ने बता दिया कि असली एनसीपी का मतलब एसपी होता है यानी शरद पवार होता है। इसीलिए 4 बड़े नेताओं ने भी हाल फिलहाल में अजित पवार की पार्टी छोड़कर एनसीपी शरद पवार पार्टी ज्वाइन कर लिया दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और भी कई बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज है। जननायक जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जोर शोर से लोगों के बीच जाने की योजना बना रखी है। जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं पर राज्यसभा की एक सीट को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि 19वें जिले सिरसा की बैठक मजबूती से हुई है, अगले 100 दिनों के अंदर हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा के चुनाव को लेकर कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को उम्मीदवार बनाते हैं तो वो समर्थन देने पर विचार करेंगे, साझा उम्मीदवार को उतारे या फिर वो खुद नॉमिनेशन भरे। दरअसल दोस्तों जननायक जनता पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी उसी का राज्यसभा का मेंबर चुनकर जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार समर्थन की मांग कर रही है। हालांकि जननायक जनता पार्टी के लोग इस पर मजे ले रहे हैं और अपने हिसाब से बयान देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जननायक जनता पार्टी के सारे विधायक उनके साथ मौजूद रहे, क्योंकि तमाम सर्वे के अंदर बताया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के पुराने वोट अब ट्रांसफर होकर अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी आईएनएलडी की तरफ मूव कर रहे हैं और बीएसपी के साथ उनका अलायंस भी हो चुका है। साथ साथ मिर्जापुर के बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्रा ने एक दर्द सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक के बाद एक दर्द देखने को मिल रहा है दोस्तों। इनका कहना है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अधिकारी लोग मिर्जापुर में मनमाने हो गए हैं। घर से इनका कार्यक्रम स्थल महज 200 मीटर दूर था, लेकिन कार्यक्रम के एक दिन पहले रात के 8 बजे इन्हें आदेश मिला कि आपको आना है। अब ऐसे कैसे चलेगा भाई, कृपया विधायक जी के सम्मान का भी तो ध्यान अधिकारी गढ़ रखे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही आरोप है कि अधिकारी अहंकार में पूरी तरीके से लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी संगठन
संगठन के लोगों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बोल गए थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया गया बयान माना जा रहा है। दोस्तों साथ साथ बेंगलुरु के अंदर एक विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी को हेट स्पीच के मामले को लेकर राहत दी है। दोस्तों जो जानकारी आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा में घुसपैठियों को लेकर टिप्पणी करते हुए देश की संपत्ति को बांटने का जिक्र किया था। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जस्टिस के.एन. शिव कुमार जियाउर रहमान नाम के व्यक्ति के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट में जो शिकायत की गई थी उसमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की 153 ए यानी नफरती भाषण देने, 153 बी, 295 एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को राहत दी गई है कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने इसे हेट स्पीच नहीं माना है। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था वो साफ तौर पर हेट स्पीच के दायरे में आता है? कम से कम एक चेतावनी कोर्ट को देनी चाहिए थी। अपनी राय जुड़ली करता है शासक केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को रिपीट करेगी। इस पर शिवपाल यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी है। पीडीए हर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। ये पीडीए की ताकत है जिसने सत्ता के मद में डूबी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगियों के दल पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया। यह पीडीए ही है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी थी। यानी केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का पीडीए पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन यही पीडीए बीजेपी को आने वाले दिनों के अंदर चुनाव भी हराएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री है सुनील भराला, जिन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। वैसे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भाग 3 का लिखा हुआ हिस्सा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बीजेपी में ऐसी परिपाटी रही है जहां तत्कालीन अध्यक्षों जैसे कलराज मिश्र और श्री विनय कटियार जी आदि लोगों ने इस्तीफा दिया था। संगठन का असली कार्यकर्ता वही है जो अपनी गद्दी से पहले संगठन और पार्टी के बारे में सोचे। हर तरीके से बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। दोस्तों सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने विरोधी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने लगे। साथ साथ दिल्ली के केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था और ऐसे में शंकराचार्य की टिप्पणी के बाद अब ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, केदारनाथ धाम की स्थापना नहीं की जा रही है, इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं कि ट्रस्ट का नाम बदला जाए क्या। साथ ही धाम शब्द भी हटाया गया है जिस पर लोगों को आपत्ति है। सुरेंद्र रौतेला ने स्पष्ट किया है कि मंदिर निर्माण में उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई मदद नहीं की है। कुल मिलाकर दोस्तों शंकराचार्य के बयान का अब असर देखने को मिल रहा है। इससे पहले शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए जाते और अब जिन लोगों पर सवाल खड़े किए गए वो लोग ही अपने बयान में बदलाव दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसी तरीके से अगर ये मुद्दा उठता रहा तो उन पर और ज्यादा दबाव बन जाएगा और उनके कई सारे हिडन एजेंडे भी कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विश्वास नहीं रहा है। श्याम प्रकाश उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा से विधायक है। दोस्तों उन्होंने अपनी ताजा टिप्पणी में जो बातें कही है उससे सपा को निशाना साधने का एक मौका मिल गया है। आपको बता दें कि हरदोई के एसपी केसी गोस्वामी का तबादला हो गया था। उनकी जगह बिजनौर के एसपी नीरज कुमार को जादौन में नियुक्ति दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष करमवीर सिंह चौहान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक टिप्पणी करते हुए शीर्षक में लिखा कि कैसे झेल पाएंगे कप्तान नीरज जादौन को हरदोई के जनप्रतिनिधि। तो इसके जवाब में तीखी टिप्पणी करते हुए बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने अफसरों और अडानी और अंबानी को लुटेरा बताया। ये भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है और ना ही होगा। हालांकि विधायक ने मोदी और योगी को ईमानदार बताया। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर नेता, पूर्व नेता और लगातार 40-40 साल से बीजेपी में रहने वाले लोगों ने भी बयान देना शुरू कर दिया। वहीं पर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाले के.एल. शर्मा सांसद बोले, कहा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 बड़े नेता अपने पीआर एजेंसी का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। के.एल. शर्मा ने कहा कि इस तरीके की लड़ाई बीजेपी के अंदर छुपी हुई नहीं है, ये हमेशा से चलती आई है, अब और ज्यादा प्रखर हो गई है। साथ साथ सत्ता की लड़ाई में जनता को नुकसान हो रहा है। आगामी विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कुर्सी की लड़ाई से जनता परेशान हो रही है। एक महिला न्याय मांगने के लिए गई, उसने अपनी जान दे दी। वहां की पुलिस, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, यह सवाल पूछा गया। विधायक आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। उत्तर प्रदेश के स्थिति को लेकर और बीजेपी के सरकार के नेताओं को बदलने को लेकर चल रही चर्चा के बीच में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए, जनता को अब सत्ता की लड़ाई में फंसा कर नहीं रखा जा सकता। साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक डेटा जारी करते हुए केरल कांग्रेस ने निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों 2024 की बात करें तो 9.2% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई है। इसी के साथ में
2023 में 8.03 के आसपास, 2022 में 7.33 के आसपास, 2021 में 5.98 के आसपास बताया गया। और दोस्तों 2008 से लेकर 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान 5.5 के आसपास रहा था यह आंकड़ा, जो अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में 9% तक पहुंच गया है, जो पूरी तरीके से भयावह स्थिति है। देश में रोजगार को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जुटाकर साथ साथ अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने दलील रखते हुए कहा कि अगर इस मामले में देरी होती है तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उन्हें शिकस्त देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता रोडमल नागर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक दायर की गई है याचिका। सिंह ने दावा किया है कि चुनाव में अन्य चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी हेराफेरी की गई है। नागर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को 1,45,000 से अधिक मतों से हराया था। सिंह के वकील संजय अग्रवाल ने कहा कि याचिका में भारत के संविधान के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीआई एक्ट का भी उल्लंघन बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम की जांच और सत्यापन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने में भारत निर्वाचन आयोग की विफलता को उजागर किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं क्या जानकारी आगे दी जाती है, क्योंकि आयोग और सरकार ईवीएम को लेकर अविश्वास का जवाब नहीं दे रहे हैं और निर्वाचन आयोग 26 अप्रैल को पारित शीर्ष अदालत के फैसले को लागू नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मैं तकनीकी आधार पर याचिका दायर कर रहा हूं। जब हम वोट देते हैं तो यह हमारा अधिकार है कि ये सही जगह जाए और इसकी गिनती हो। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। साथ साथ महाराष्ट्र सरकार जो चुनाव के 3 महीने पहले रेवड़ी बांट रही है, इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर लड़की बहन योजना के साथ साथ लड़के भाई योजना जैसी इस तरीके की योजना लेकर आई जा रही है। लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं और चुनाव से पहले अगर ऐसा किया जाए तो इसे रेवड़ी कल्चर ही कहा जा सकता है, जिसे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में वोट लेने के लिए शायद इस तरीके की चीजें की जा रही है। तो उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या ये रेवड़ी नहीं बांटने की तरह है। जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, वरना वो अगर किसी विपक्षी राज ने ऐसा किया होता तब तक आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, भरे मंच से रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने का आरोप लगा रहे होते। साथ साथ लखनऊ के विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक जब बीजेपी के लोगों के खिलाफ निशाना साध रहे तो कुछ विधायक सामने आकर अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधकर अपने आप की लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिवों को नामित किया गया। इसमें 2 लोग ऐड किए गए हैं। पहले हैं अविनाश कुशवाहा जो विकास नगर कॉलोनी रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के हैं, और अखिलेश कुमार सिंह जो ग्राम गंगरा बलिया उत्तर प्रदेश के हैं। ये जानकारी अखिलेश यादव ने खुद दी है। दोस्तों साथ साथ असम के अंदर 40% मुस्लिम आबादी हो गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया है कि असम में डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। 1951 में यह आबादी 12% हुआ करती थी। इस दौरान हमने कई जिले खो दिए हैं। ये मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए जीने और मरने का मुद्दा है। कुल मिलाकर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री बिना किसी धर्म का नाम लिए बिना इस तरीके की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं विशेष धर्म की संख्या बढ़ गई है। सवाल यह है कि आबादी मुस्लिम समुदाय की बढ़ने के कारण से जीवन मृत्यु का सवाल क्यों बता रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि असम में पहले से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में एक डर है कि एनआरसी लाकर उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ नीति आयोग में एनडीए के दलों की एंट्री बजट से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। दोस्तों दिल्ली में उन्होंने कई सारे बीजेपी के लोगों से मुलाकात की है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि दोनों राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश हो या नीतीश कुमार का बिहार हो, दोनों विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विशेष पैकेज के नाम पर दोनों राज्यों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। यानी कुछ एक अमाउंट बिहार और आंध्र प्रदेश को एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी बिहार को लेकर एक अनाउंसमेंट कर आए थे। 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर आए थे। आज तक तो बिहार को मिला नहीं है, जो लालू यादव से लेकर तमाम विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते रहते हैं। साथ साथ पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नई नौकरियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी इस पर जो दावा कर रहे थे, लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों में मुझे मोदी सरकार ने 3-4 बार पकड़कर नौकरी देने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। इस तरीके के हालात है देश के अंदर। सासा कर्नाटका के अंदर प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर सरकार घिर गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जब सिद्धरमैया ने पोस्ट किया कि 100% आरक्षण का कोटा लागू कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो इसके बाद विरोध किया गया। तो बाद में मंत्री की ओर से जस्टिफिकेशन देते हुए कहा गया है कि मैनेजमेंट के पोस्ट पर 50% और नॉन मैनेजमेंट वाले पोस्ट पर 70% का रिजर्वेशन रखा गया है लोकल लोगों के लिए। जो कर्नाटका के लोकल लोग हैं, कन्नड़ लोग हैं, उनके लिए इस पर 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट है राज्य के फेवर में कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी और इसीलिए इस तरीके का रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आया गया है ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी और प्राइवेट कंपनियां चाहती है कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे उनके पास एम्प्लॉयमेंट देने का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस पर किस तरीके की डिबेट होती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार ने भी इसी तरीके का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस निर्णय को रिजेक्ट करते हुए इसे भारत के संविधान के 2 बड़े आर्टिकलों का उल्लंघन बता दिया, जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन बताया गया है। एक राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, दूसरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन है। साथ मोदी सरकार से उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछा, उनकी पार्टी ने भी सवाल पूछा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद
सुरेंद्र दुबे ने बोला, कहा इससे पहले गुजरात से ही इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। 10 पदों के लिए करीब 1800 युवा बेरोजगार रोजगार के लिए पहुंचे थे। भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। इसी तरीके की तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के अंदर भी एयर इंडिया ने कई सारे पदों पर डायरेक्ट भर्ती निकाली थी। इसके बाद भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। 200 बेरोजगारों का हुजूम देखने को मिल रहा था। साथ संगठन के महासचिव पूर्ण चंद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य नेताओं के अनुमोदन पर यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। प्रतिभा सिंह ने यह निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद की सत्ता राज्य में कांग्रेस पार्टी की चल रही है, तो अब पार्टी की ओर से अपने संगठन और अपने लोगों के कहने पर उनके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर कई सारे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके के और भी बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे राज्य में अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ दोस्तों, एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि भारत की जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान और युगांडा से भी कम है, नाइजीरिया से भी कम है। इस पर दावा करते हुए पीआईबी ने बताया है, फैक्ट चेक करते हुए, कि भारत के अंदर जो मिनिमम वेज मिल रहा है वो 11,674 है और इसी के साथ में सी कैटेगरी में स्किल्ड जॉब के लिए है, जबकि एक कैटेगरी के लिए 16,000 के आसपास बताया गया है और वो जो दावा किया गया था उसे फेक बताया जा रहा है। साथ साथ 12वीं पास को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स को मिलेंगे इतने पैसे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने एक फैसला लिया है। अपनी योजना का नाम रखा है लाडला भाई योजना और इसमें 6,000 रुपए 12वीं पास करने वाले और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट कर चुके विद्यार्थियों को 10,000 रुपए महीने देने की बातें की गई है और इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को कहती है कि वो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, फ्री में पैसा देने के खिलाफ है, लेकिन अब चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की योजना को लागू करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जनता को समझ में आता है कि ये चुनाव से पहले लिया गया निर्णय है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया है कि महिलाओं को फ्री में अब बस की यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। यानी दोस्तों 15 तारीख से यह निर्णय लागू हो जाएगा। इससे एक बात तय हो गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है और बीजेपी यहाँ तो सरकार में भी है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, मीडिया में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहे। लेकिन अगर दिल्ली में यह निर्णय ले लिया जाए, कर्नाटक तेलंगाना में ऐसे निर्णय ले लिए जाए, तो इस पर बुरी तरीके से भाजपा के समर्थक ट्रेंड करवाने लगेंगे और यहाँ तक कि मीडिया में डिबेट डिस्कशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2014 के बाद से भारत में तेजी से वृद्धि न करने का मुख्य कारण सुस्त निवेश दर रहा है। जयराम रमेश की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये डिटेल में अपडेट दी गई है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर ग्रुप चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोफाइल चलाए जा रहे हैं जो दूसरे के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि म्यांमार के कट्टरपंथी संत कहे जाने वाले आशिन विराथू को लेकर सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल डालकर सोशल मीडिया हैंडल चलाए जा रहे हैं और यहाँ से हिंसा भड़काने जैसी बातें की जा रही है। इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई तो अनुराग तिवारी नाम का व्यक्ति ये म्यांमार के मोंक के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा था। दोस्तों, साथ साथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लिए उठाई गई कई सारी मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री ने 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मांगी है केंद्र सरकार से, क्योंकि पिछली बार बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ था हिमाचल प्रदेश को और कई सारी चीजें हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को दोबारा से रिवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदा के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। इसी तरीके से कोरोना के दौर में पर्यटन पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में खत्म हो गया था, जिसके कारण अच्छा खासा नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा और राज्य नुकसान में चला गया था। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह पर कावड़ यात्रा से पहले ही आदेश जारी किया गया है कि जितने भी दुकानदार है, ठेली लगाने वाले लोग हैं, उनको अपने ठेली पर ऑनर का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा ठेली चलाने वाला कौन से समुदाय का है, हिंदू समुदाय का है या मुस्लिम समुदाय का, और इसके हिसाब से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एसपी अभिषेक सिंह की ओर से ऑर्डर दिया गया है होटल, ढाबे और जितने छोटे वेंडर्स हैं उन सभी को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये बड़ी अपडेट है। कावड़ यात्रा के मद्देनजर लिए गए निर्णय को पूरी तरीके से कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा कौन लोग है ये जो देश के अंदर फिर से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार फ्री बीज का ऐलान कर रही है उस पर ना तो सुधीर चौधरी की ओर से एक भी पोस्ट किया गया है, ना अंजना ओम कश्यप की ओर से अब तक कोई एक पोस्ट सामने आया है, ना रूबिका लियाकत ने कोई पोस्ट किया, ना सुशांत सिन्हा ने कोई पोस्ट किया है, चित्रा त्रिपाठी ने भी कोई पोस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसा अनाउंस कर देती तो शायद अब तक रोना शुरू हो गया होता और कई सारी डिबेट इस पर शुरू कर दी गई होती। आप लोग का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, बिहार में 2 दिन पहले हुए हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को लेकर अभी तक पुलिस के पास केवल एक ही सबूत है कि हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम कासिम अंसारी बताया जा रहा है। दरभंगा के एसएसपी जग्गूनाथ रेड्डी ने यह दावा किया है। दोस्तों, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर जिस बिहार के अंदर जंगल राज को लेकर बीजेपी और जेडीयू के लोग ढोल पीटते हैं, वहां पर हत्या करने वाले व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतना हाई प्रोफाइल हत्या करने वाला व्यक्ति कैसे अभी जेल से बाहर है? केवल नाम पता चला है और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। काफी गंभीर मामला है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बिहार के अंदर जंगल राज बहुत ज्यादा व्याप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव की ओर से भी डिटेल में कई सारे अपराध की जानकारियां दी गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के 38 दिन हुए हैं। इस दौरान
दौरान 9 आतंकवादी हमले हुए हैं, 12 जवान शहीद हुए, 13 जवान घायल हुए हैं, 10 नागरिक मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी 3.0 को लेकर कोई डिबेट डिस्कशन मीडिया में चल रहा है कि देश की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि शासनकाल के दौरान ऐसी चीजें देखने को मिल रही है? दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।